कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, यानी कि समाजशास्त्र विषय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एकदम निकट आ गया, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ, लगे हुए होंगे और आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर लेकर आएँगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, पीजीटी, चाहे यूपी पीजीटी हो या दिल्ली हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो हर एक उस परीक्षा के लिए, हर एक उस परीक्षा के बीच से ये क्लास हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा परीक्षा में। तो आप लोगों का देखिए, परीक्षा जो सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र विषय का यूजीसी नेट जेआरएफ के जो दे रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ आप लोगों का 16 जनवरी को एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र विषय का। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए दिन रात एक करके लग जाइए और तैयारी जो है अच्छे से करके एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आइए। और बाकी आप लोगों का यूपी पीजीटी अप्रैल में है ही है, आप लोग डेट जान ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी है 16 फरवरी को, ये भी आप डेट जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं है आप सब लोगों के, क्योंकि आप लोग तो कॉम्पिटिटर हैं। आप लोगों को तो मुझसे भी ज़्यादा और जो है सजग और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चूके ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों को रिजल्ट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप लोग, मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा। तो आज का हमारा क्लास है जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये क्लास में देखिए फ्रेंड्स, ये हर एक चीज़ आप लोगों के लिए पूरी तरह से सूचना देता रहता हूं, कोई चीज़ उसमें छिपाता नहीं हुआ। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है बाकायदे कि ये समाजशास्त्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी है आप लोगों, क्योंकि आप लोगों के पास समय तो कम है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक इस समय सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करते हैं अधिक से अधिक, उसमें क्या है ना, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है और जो है आप लोगों को ये पता चलता है किस तरह के, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप लोगों का अभ्यास होता रहता है। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, तो इससे हर प्रकार के राइटर थिंकर आते हैं, तो इससे ये होता है कि अरे ये थिंकर तो हमारा छूट रहे थे, तो आपका उस थिंकर पे भी फोकस हो जाता है, उस थिंकर को भी आप पढ़ लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जो है कई फ़ायदे होते हैं उसके। तो आप लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। और आप लोग क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और फ्रेंड्स को प्राप्त हो सके, मिल सके। ठीक है, तो और कॉपी और पेन लेके उम्मीद करता हूँ आप बैठ ही गए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हों इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और क्लास के अंत में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए जी, क्योंकि आप लोग अगर प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो इससे मुझे पता चलता है आप लोगों को जो है क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो थोड़ा सस्पेंस बना रहता है ना, कि पता नहीं क्लास आप लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और परीक्षा के, मैं बार बार कहता हूँ, परीक्षा के दृष्टि से क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्लास को मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा करिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर 1 है, देखिए आप लोग नोट करते चलिएगा। ये कह रहा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक द सोशल आर्डर 1970 में कहा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है, यानी कि यह पुराना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कह रहा है, तो ये कौन कह रहा है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दे रहा है इमाइल दुर्खीम महोदय को बता रहा, ऑप्शन बी कह रहा बीर स्ट्रीट महोदय, ऑप्शन सी कह रहा अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन डी कह रहा मॉन्टेस्क्यू महोदय। तो ये प्रश्न आप ध्यान से देख ही लीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या है, द सोशल आर्डर 1970, नोट करते चलिएगा, ये पुस्तक भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कहा है, क्या कहा कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा, यानी कि पुराना है। तो इसमें से किसने कहा, इमाइल दुर्खीम, बीर स्ट्रीट, अगस्ट काम्ट, मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं।
तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्नों का आंसर आप गलत कर देंगे तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत के ही आपके सिलेबस से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ये देखिए बीर स्ट्रीट महोदय हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगेगा इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप गलत कर देंगे तो फिर आप लोगों का नंबर कम हो जाएगा, तो सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये बीर स्ट्रीट महोदय जो हैं, इनकी जो पुस्तक है ये द सोशल आर्डर, इससे उन्हें ये आई थी 1970 में। इसमें इन्होंने लिखा है एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा। ये प्रश्न पूछा जा चुका काफ़ी बार परीक्षाओं में। ठीक है, और समाजशास्त्र के सभी जो है इन्होंने, चाहे राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, सभी के बारे में इन्होंने अध्ययन करके ऐसी बातें कही है आपके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं कि जो आपकी समझ में ना आया हो। अगर ना आया हो कुछ ऐसा बताइएगा तो मैं आप लोग कमेंट करके तो अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए कि ये क्वेश्चन, ये प्रश्न नहीं समझ में आया, तो मैं उसको आपको या तो बता दूंगा कमेंट के थ्रू, आपके जवाब देके, नहीं तो उस प्रश्न को मैं अगले क्लास में आप लोगों को लेके आऊँगा, फिर आप उस क्लास में इसको अच्छे से समझ लिया कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2, कि ऐसा कहा जाता है कि अमीर लड़ते थे और पुजारी पूजा करते थे, जनसाधारण यानी कि दास जिनको कहा जाता है, जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे, यह कथन कब कहा गया था। अच्छा, तो आप लोग देखिए, इसको ध्यान दीजिए, कब कहा गया था। ऑप्शन ए कह रहा क्रांति के पूर्व यानी क्रांति से पहले कहा गया था। ऑप्शन बी कह रहा क्रांति के बाद यानी क्रांति होने के बाद कहा गया है। ऑप्शन सी कह रहा आज़ादी के बाद यानी कि जब आज़ादी भी प्राप्त हो गई उसके बाद कहा गया। ऑप्शन डी कह रहा सन 1916 में कहा गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अमीर लड़ते थे और पुजारी पूजा करते थे, जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे, यह कथन कब कहा गया है। सोचिए, आप लोग सोचेंगे ये कैसा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, इस समय प्रश्न जो पूछने का ट्रेड है बदल चुका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों को आप गलत ना कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग बताइए, आप लोग जो है पढ़े ही होंगे इसको, ऐसा तो है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस से ही उठाया गया है ये। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए क्या है, ये देखिए, क्रांति के पूर्व यानी क्रांति होने से पहले ये जो है आपका कहा गया है कि क्रांति के पूर्व जो है कि अमीर लड़ते थे और पुजारी पूजा करते थे, और जनसाधारण यानी जो दास थे उनका खर्च जुटाते थे। ठीक है, तो ये जब क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले की बात ये है, क्योंकि क्रांति के पूर्व क्या हुआ था, फ्रांस में, फ्रांस की बातें किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो जनक हैं समाजशास्त्र के आप लोग जाने ना, अगस्त कामटे महोदय। ठीक है, जो फ्रांसी क्रांति के, तो फ्रांस के बारे में कहा जा रहा है कि अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, और जनसाधारण यानी दास जो थे उनका खर्च उठाते थे। ठीक है, और ये जो फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू के दृष्टि में को रख के ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर 3 ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास, देखिए प्रश्न नंबर 3 ये सब जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि तुम्हारे पास ब्रेड यानी कि रोटी नहीं है, ब्रेड माने रोटी होता है, नहीं है तो केक खा लो, या अपनी जनता से किसने कहा था। समझ गए, यानी कि जिसको रोटी नहीं मिल रहा वो केक कहाँ से खाएगा। यानी कि इस जो जिसने कहा है, जिस महारानी ने कहा है, उनको पता ही नहीं था रोटी और ब्रेड मतलब ये अपनी इतनी रईसजादी में रहती थी। ठीक है, ये मैडम, इनको देश दुनिया समाज से मतलब है नहीं था। ये प्रश्न के अनुसार ये आप समझी गए। तो ऑप्शन ए कौन कह रहा है, ये ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी अंतोनेट, ऑप्शन डी है टाइनबी। ठीक है, तो किसने कहा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। इसका ऐसे प्रश्नों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन सी का, अंतोनेट। ये मैडम है, महारानी मैडम है अंतोनेट। ठीक है, ये इनके बारे में आप तो जानते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपका जो है जो लुई 16वां है, लुई 16वां एकदम कमज़ोर तथा प्रभावहीन शासक यानी प्रभावहीन राजा तो था ही, जो फ्रांस का जिस
कारण उस समय उसके शासन में सरकार की दिवालिया निकल गई थी, क्योंकि वो जितना विरासत में चीज़ें थी उसको जो अपना लुटा दिया था। और जो पत्नी इसकी थी महारानी अंतोनेत, इसने ये जो एकदम फिजूल खर्ची की हदें पार कर दी थी, ये समझ गए। तो जब हदें पार कर दी थी, तो जब वहाँ भुखमरी थी और गरीबी थी, तो वहाँ की जनता जब इसके पास आती है, इसका घेराव करती है कि मैडम हमारे पास रोटी के खाने को नहीं है, हम गरीबी से त्रस्त हैं, भूखों प्यासे मर रहे हैं, आप हमारी मदद करिए। तो ये क्या कहती हैं कि आपके पास अगर रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए। आप समझ सकते हैं, मतलब इनको जो है इतनी अपनी जो क्या कहते हैं फिजूल खर्ची में चूर थी कि इनको पता ही नहीं था देश दुनिया के बारे में। तो यही महारानी ने कहा था कि ये तुम्हारे पास ब्रेड यानी कि रोटी नहीं है जो है, तो केक खा लो, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर किसी कारणवश क्लास समझ में ना आए तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए कमेंट करके, ठीक है। और ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि आपको क्लास समझ में ना आती हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 4 आपका ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि समाजशास्त्री विद्वान कौन है? इसिडोर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंट के गुरु कौन थे? ये देखिए, ये जो दे रहा है ना समाजशास्त्री विद्वान, इसिडोर अगस्ट मेरी, यहाँ देखिए इसिडोर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंट, ये अगस्ट काम्टे महोदय का पूरा नाम है, जो समाजशास्त्र के पिता हैं, यानी कि समाजशास्त्र के जनक हैं। तो पूछ रहा है इनके गुरु कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी कह रहा है सेंट साइमन, ऑप्शन सी कह रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन डी कह रहा है अर्नाल्ड टाइनबी। तो ऐसे प्रश्न का आंसर आप गलत तो करेंगे नहीं, मुझे पता है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर कोई भी जो है प्रतियोगी छात्र गलत कर ही नहीं सकता। अगर ऐसे प्रश्न को गलत कर दिया तो ये 100% गारंटी हो, ये आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जिस एग्जाम में बैठे हैं बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप ना गलत, इसलिए कहता हूँ इस क्लास को बार बार आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि आप इस क्लास में मैं छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ें बताता रहता हूँ आपको, जो ऐसे प्रश्न उत्तर लेकर आता हूँ इस क्लास में, जो हर छोटे बड़े परीक्षाओं में एग्जाम में पूछा जाता है समाजशास्त्र से, ठीक है। तो ये आपके इनके गुरु कौन है, आपका ऑप्शन पता हो गया होगा। ऑप्शन बी सेंट साइमन महोदय जो है अगस्ट काम्ट महोदय के गुरु हैं, ठीक है। और इनका पूरा नाम आप लोगों ध्यान दी के याद कर लीजिएगा, इसिडोर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कोंट, ठीक है, इनका नाम है, ठीक है। तो अगस्ट काम्ट का जो है जो गुरु थे सेंट साइमन महोदय थे, जो कि अगस्ट ये उसके सचिव थे। कौन? अगस्ट काम्ट महोदय सेंट साइमन महोदय के सचिव थे। और ये अगस्ट काम्ट महोदय और सेंट साइमन महोदय साथ शुरू में जो है शुरुआत के दिनों में साथ साथ काम करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। 1822 ईस्वी के जो है समय एक जो इनकी बुक आई थी, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। कौन कौन? सेंट साइमन, अगस्ट काम्ट महोदय। उस बुक का नाम जो है आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। इस बुक को क्या है? बुक का नाम प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रियो रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, रियो रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, जिसमें जो है इन्होंने क्या कहते हैं समाज के बारे में अध्ययन किया था, इसकी रूपरेखा तैयार किया था। और किसी दुर्भाग्यवश साइमन तथा कुछ समय के बाद दोनों लोगों की दोस्ती टूट जाती है, और यानी कि गुरु रहते हैं साइमन जान ही रहे, टूट जाती है और अलग हो जाते हैं, अपने अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बुक है आप लोग प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रियो जनरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी आप नोट कर लिए होंगे आप सब इस पुस्तक को, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए और शेयर कर दिया कीजिए क्लास को, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 ये कह रहा है, अगस्ट काम्ट ने प्रारंभ में समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। कौन? ये अगस्ट काम्ट महोदय। शुरुआत में समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी। और इस नाम को किस वैज्ञानिक पर चुराने का आरोप लगाया गया?
मतलब इस नाम को सामाजिक भौतिकी नाम जो समाजशास्त्र का शुरू में अगस्त काम्ट महोदय रखे थे, तो किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी समाजशास्त्री विद्वान ने इस नाम को चुरा लिया। तो उस समाजशास्त्री का क्या नाम है, उस विद्वान का जिसने इसको चुरा लिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए एडोल्फ क्वेटलेट, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है विलियम समनर, ऑप्शन डी A.W. स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइएगा। 5 नंबर का आंसर प्रश्न नंबर। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ये एडोल्फ क्वेटलेट महोदय हैं, जिन्होंने इस नाम को चुरा लिया था और जिससे जो है आपके अगस्त काम्ट महोदय काफ़ी दुखी हुए थे और दुखी होकर अपने इस सब्जेक्ट का नाम सामाजिक भौतिकी से चेंज करके समाजशास्त्र रखा था। ये आपके जो है बेल्जियम के वैज्ञानिक थे एडोल्फ क्वेटलेट। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की रचना सन 1838 में किया था। किसने, आपके ये अगस्त काम्ट महोदय। इसीलिए अगस्त काम्ट महोदय के समाजशास्त्र का पिता या समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से जान रहे हैं और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 6। ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। किसने कहा बताइए। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग गलत ना करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, ऑप्शन बी टॉम बोटोमोर कहे हैं, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल कहे हैं, ऑप्शन डी डॉन मॉन्टेडेल कहे हैं। तो कौन कहा है इसको बताइए। तो इसका प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा है। क्या कहा है इन्होंने, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कापी पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। कौन कौन सी भाषा है, आप लोग समाजशास्त्र अच्छे से पढ़ रहे हैं, जान ही रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, सिलेबस में आप क्या है ये समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये आपके स्टुअर्ट मिल ने कहा, क्योंकि समाजशास्त्र इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि ये कहते हैं समाजशास्त्र जो है निषाद यानी कि इथनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है निषाद, जिसे विद्वान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ये आपके जो है कौन जो रखे थे, मिल महोदय थे आपके एक, इन्होंने रखा था। तो इसको विज्ञानकों ने जो है इनकार कर दिया था। तो ये जो है फिर इसका जब इनकार कर दिया गया तो समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्री रह गया। इनकी बात को किसी भी क्या कहते हैं समाजशास्त्री ने माना ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार नए विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव होता है और जो काम्ट महोदय थे समाजशास्त्र का जनक इनको माना गया। और यह शब्द जो है इन्हीं ने गढ़ा यानी इन्हीं ने ईजाद किया है आपके काम्ट महोदय ने समाजशास्त्र शब्द को। और समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल आर्डर और सोशल प्रोग्रेस यानी कि जिसको कहा जाता है प्रगति और सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल आर्डर, और प्रगति को सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान कहा गया है समाजशास्त्र को। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए काम्ट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1838 ईस्वी में एक नए सन नोट कर लिए कब 1838 ईस्वी में एक नए विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना किया। और काम्ट द्वारा विज्ञानों का संस्करण, जो अगस्त काम्ट हैं समाजशास्त्र के पिता, उन्होंने विज्ञानों का संस्करण यानी कि हायरार्की ऑफ साइंसेस, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है हायरार्की ऑफ साइंसेस किसकी रचना है या किसकी बुक्स है, किसकी अवधारणा है। ठीक है, तो इसी में इन्होंने अपने प्रस्तुत किया। इन्होंने गणित शास्त्र को प्रथम स्थान पर रखा अपने सोशल हायरार्की में। ठीक है, गणित शास्त्र को प्रथम स्थान रखा, समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया था। तो सभी विज्ञानों की महारानी भी कहा इन्होंने, सभी विज्ञानों की महारानी समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे ने कहा। ये भी पूछा जाता है सभी विज्ञानों की महारानी समाजशास्त्र को किसने कहा है, तो अगस्त काम्ट महोदय ने कहा। इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसलिए इतना विस्तार से बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सब प्रश्न बन रहा है अगस्त काम्ट महोदय से। ठीक है, और समाजशास्त्र के उद्भव के लिए औद्योगिक क्रांति यानी जो
1760 और फ्रांसीसी क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति 1760 में और 1789 में जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति तत्कालीन इसका जो है उत्तरदायी का कारण माना जाता है समाजशास्त्र का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी चीज़ें जितना मैं बताया हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सब बनता है। देखिए मैंने एक प्रश्न में कितने आंसर आपको निकाल दिया प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, तो ये प्रश्न तो सिंपल है लेकिन इसमें कितने आंसर दे दिया ये आप लोग महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, कॉपी पेन आप लोग बैठे होंगे लेकिन नोट करते रहेंगे तो आप लोगों की काफ़ी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा आपको पास करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी सिलेक्शन पाना, पास क्या करना रहता है, इसमें सिलेक्शन पाना रहता है, काफ़ी मेरिट चढ़ानी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 7 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक कहा जाता है। कह रहा है किस समाजशास्त्री विद्वान को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक कहा जाता है। ये नोट करिएगा, समाजशास्त्र का पिता या समाज का जनक अगस्त काम्टे को है तो ये अकादमिक जनक की बात कर रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्रश्न का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए थॉमस महोदय को कहा जा रहा है अकादमिक जनक का पिता, कि ऑप्शन बी है ग्राहम विलियम समरर महोदय हैं, ऑप्शन सी है एल्विन इस्माइल महोदय हैं, ऑप्शन डी अगस्त काम्टे महोदय हैं। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सब प्रश्न आपके सिलेबस से हैं। सिलेबस के बाहर एक भी नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूजीसी का, नेट का, जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी का, पीजीटी किसी भी स्टेट का हो, चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, आप जो है यूपी से हो, यूपी का तो आप लोगों का एग्ज़ाम लगा, राजस्थान का लगा है, ठीक है, हरियाणा का लगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ही एग्ज़ाम देने के बहाने तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपका लेटेस्ट में यूपी पीजीटी का, जो यूपी पीजीटी वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही स्टेट के देते हैं, आप लोग और स्टेट के भी देते हैं। तो इसी के बहाने आप ऐसा तैयारी करिए कि आप जितने भी परीक्षा दें इस साल में वो आपको सभी में सिलेक्शन मिल जाए। लोग कहें अरे वाह क्या जो है टैलेंटेड है बंदे के पास, एक बार कहीं की एग्ज़ाम क्वालीफाई कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसी तैयारी करके अपना रखिए। तो इसका आंसर आपका देखिए क्या है प्रश्न नंबर 7 का। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान को समाजशास्त्र का विषय का अकादमिक जनक माना जाता है। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा क्या है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है लिखा है, ये कौन है, ग्राहम विलियम समरर महोदय को जो है समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समरर को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना गया है क्योंकि समरर द्वारा सन 1906 में एक पुस्तक जो लिखी थी, जो आई थी समरर की, कौन सी, फोकवेज। आप लोग जान रहे होंगे, नोट कर लिएगा, ये ग्राहम विलियम समरर का फोकवेज है। ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको नोट करके के, जिसमें इन्होंने क्या बता रखा कि संस्था के उद्विकास यानी कि इल्यूएशन ऑफ इंटेक्शन, ठीक है, इन्वेस्टेशन के बारे में बता रखा है संस्था के विकास के, और उसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने चित्रित करके अपने इस फोकवेज पुस्तक में समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है जिसको, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। फोकवेज को क्या कहा जाए, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ग्राहम विलियम समरर हैं समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक का पिता माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8। ये क्या कह रहा है, आप लोग एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए। ये प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सोशियोलॉजी यानी ये सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शब्द की जगह इथनोलॉजी नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको हिंट भी दे दिया था। आप लोग इसका आंसर उम्मीद करता हूँ गलत नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी है डॉन जो है मार्टिनडेल, ऑप्शन डी है मैकेंजी महोदय। तो कौन हो जाएगा इसका कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शब्द की जगह जो है इथनोलॉजी यानी कि नीतिशास्त्र, इथनोलॉजी की हिंदी नीतिशास्त्र होती, नोट कर लीजिए, शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन जो है आपके जो है समाजशास्त्री विद्वान जो साइंटिस्ट हैं इसको नकार दिए थे। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। प्रश्न नंबर 8 का इसका गलत कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जो है मैं इसके बारे में चर्चा किया हूँ पीछे। तो आप लोग बताइए फटाफट, देखिए आपका ऑप्शन ए आ गया, आप सभी का आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है महोदय थे आपके, इन्होंने इसका नाम समाजशास्त्र या नीतिशास्त्र का सुझाव दिया था, ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 8 भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर
9 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 आप सब क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सबका, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक शिल्प को क्या कहते हैं, क्राफ्ट, ठीक है, ये शिल्प को क्राफ्ट कहते हैं, है। तो आपका ऑप्शन ए है गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी है ब्लूमर, ऑप्शन सी है राइट्स मिल्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक क्राफ्ट कहा, यानी कि शिल्प कहा है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद आंसर इसका देंगे फटाफट। तो आप लोगों का आंसर देखिए आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या, ऑप्शन सी क्या, सी राइट्स मिल महोदय हैं, ये नोट करके रखिएगा। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, शिल्प कहा है समाजशास्त्र ने को एक शिल्प के रूप में देखा है, माना है आपके। आइए, इसमें तो कुछ बयास बताने की है नहीं, आप लोग समझी गए हैं ये प्रश्न को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर थोड़ा अब सही है फ्रेंड्स, है ना, दिख रहा ना आप लोगों को पूरा अच्छे से, ऐसा तो नहीं नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही दिख रहा होगा, बोर्ड साफ जो है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 10 है। कह रहा है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था। ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था पूछ रहा है, नहीं कि सन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है, ये सब तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको क्रमवाइज याद करेंगे तभी, नहीं तो भूल जाएगा कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में, ऑप्शन डी है 1952 में। प्रश्न नंबर 10 का, तो इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूँ, सन 1952 में किया गया था। ये 1952 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी है ये आपका। देखिए 1952 में किया गया था, आप लोग नोट करके रखिएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को याद करने की आवश्यकता है, ठीक है, कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो सन 1952 में किया गया था। तो फ्रेंड्स किसी के पास अगर समय ना हो ना, तो इस क्लास को अगर देखने का, तो आप लोग मेरी जो है आवाज़ ही सुना करिए। क्या करते हैं, क्लास लगा के रख दीजिए और आवाज़ सुनते रहिए, इससे काफ़ी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करके बताता चलता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन के ही आपको क्लियर हो जाता होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 कि सन 1906 में ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी क्या है आपका, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किस विद्वान द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछ रहा है आपका कि सन 1906 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किस विद्वान द्वारा, यानी कि किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा वार्ड तथा इस्माइल द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा होर खीमर द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा थॉमस द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा मैक्स मूलर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया वार्ड तथा इस्माइल द्वारा ये किया गया था। क्या किया गया था, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1906 में वार्ड तथा इस्माइल द्वारा किया गया था। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। आइए प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कब से शुरू किया गया, ठीक है, कब से शुरुआत हुई, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत कब से हुई है, ये प्रश्न 12 यही कह रहा है। तो ये भी यादें करने वाली चीज़ है आपका। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सन 1920 में, ऑप्शन बी कह रहा है सन 1921 में, ऑप्शन सी कह रहा है सन 1922 में, ऑप्शन डी कह रहा है आपका सन 1923 में। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय किया जो है अध्ययन कब से शुरू किया गया, तो आप लोगों को सन बताना है प्रश्न नंबर 12 का। तो आप लोगों का 1921 से इसकी शुरुआत किया गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका याद करने वाली ही चीज़ें हैं। ऑप्शन बी नोट करके रखिएगा। देखिए मैं हाईलाइट, इसलिए हर प्रश्न में आपका हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना।
आप लोग दोबारा अगर क्लास देखें तो आपके सामने जैसे ये कॉलम आए आप लोग समझ जाएं कि इसका आंसर यही होगा। और परीक्षा के समय आप लोग क्लास तेज़ी से देख लेंगे ना तो भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ये देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 13 नोट करके चलिएगा आप लोग। कह रहा है कि प्रोफेसर डीपी मुखर्जी यानी ध्रुजत प्रसाद मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से यानी किस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। आपके जो प्रोफेसर डीपी मुखर्जी यानी कि ध्रुजत प्रसाद मुखर्जी हो गए, ये किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े थे, ऑप्शन बी कह रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े थे, ऑप्शन सी कह रहा लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे, ऑप्शन सी कह रहा ऑप्शन डी कह रहा मेरठ विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपके जो है ये डीपी मुखर्जी महोदय जुड़े थे। ठीक है, आइए देखते हैं आप लोगों को ये सब प्रश्न मुझे लग रहा मैं जो पिछली क्लासें कराया हूँ उसमें मैं पूछ चुका हूँ। ये सब रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों की यादें ताज़ा हो जा रही है। जो प्रश्न दोबारा रिपीटेड आ रहे हैं इससे मैं कोशिश करता हूँ रिपीटेड प्रश्न बहुत कम आए, लेकिन जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो अगर रिपीट हो जाता है तो ठीक है रहता है, क्योंकि इससे ठीक ही रहता है ना, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 14 ये कह रहा है सेंट साइमन द्वारा समाज के अध्ययन के लिए किस विषय का सुझाव दिया गया था। इस सेंट साइमन महोदय जो है समाज के अध्ययन के लिए किस विषय का सुझाव दिए थे। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक न्याय विज्ञान विषय का सुझाव दिए थे। हाँ, इन्होंने कौन, सेंट साइमन। ऑप्शन बी करा सामाजिक जीव विज्ञान, ऑप्शन सी करा मानव विज्ञान, ऑप्शन डी करा खगोलीय विज्ञान। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताइए क्या सुझाव दिए थे, कौन सा विज्ञान। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ऑप्शन बी क्या है आपका, सामाजिक जीव विज्ञान की सुझाव उन्होंने दे रखा था। किसने, सेंट साइमन महोदय ने। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न सिंपल है इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आ रहा है। ऑप्शन 15 ये प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 15 ध्यान दीजिए। कह रहा है औद्योगिक क्रांति शब्दावली की रचना किस विद्वान द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो औद्योगिक क्रांति शब्दावली की बात कर रहा है, इसकी रचना किस विद्वान द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अर्नाल्ड टॉइनबी महोदय। ठीक है, ये टॉइनबी ही है जो शॉर्टकट आपका देखेंगे ना एग्जाम में आता है, ये टॉइनबी लिख के आता है, तो इनका पूरा नाम है टॉइनबी महोदय का, अर्नाल्ड टॉइनबी। आपका ऑप्शन बी है एडोल्फ क्वेटलेट। ये जो आपके अगस्त काम्ट महोदय के सामाजिक भौतिकी नाम जो रखे थे सोशल फिजिक्स, इन्होंने ही चुराया था ना, एडोल्फ आपके क्वेटलेट महोदय ना, तो आप लोग याद करके रखिएगा। ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ऑप्शन डी वो क्या है बोरबन महोदय। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्दावली की रचना किस विद्वान द्वारा किया गया, तो अर्नाल्ड टॉइनबी, एडोल्फ क्वेटलेट, हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी लास्ट है वो बर्न महोदय। तो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग नोट करके रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्नाल्ड टॉइनबी महोदय जो है जो आपके हैं, इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति शब्दावली की रचना कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न आपका आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट भी करते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा शिकागो संप्रदाय यानी शिकागो स्कूल जिसको कहते हैं की स्थापना किया गया। देखिए प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा शिकागो संप्रदाय की स्थापना किया गया था, यानी शिकागो स्कूल की स्थापना किया गया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है थॉमस महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है एल्विन डब्ल्यू इस्माइल महोदय हैं, ऑप्शन बी कह रहा है फैरिस महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है आपका हर्बर्ट ब्लूमर महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 ये है आपका, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है आपके एल्विन डब्ल्यू इस्माइल महोदय जो आपके हैं, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस प्रश्न को भी। इन्होंने जो है शिकागो संप्रदाय यानी कि शिकागो स्कूल की स्थापना किया है आपके। ठीक है, क्योंकि सन 1892 क्या है, सन 1892 में
आपके ये शिकागो विश्वविद्यालय में ये डब्ल्यू इस्माइल जो आपके हैं 1854 और 1926 के दौरान ये समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक है। और इस्माइल महोदय जो है शिकागो संप्रदाय यानी कि शिकागो स्कूल की स्थापना किया। और ये इस्माइल महोदय जो है सन 1895 में अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना करते हैं। नोट कर लीजिएगा क्या है अमेरिकी, ये भी पूछा जाता प्रश्न जी, ठीक है, पूछा जा चुका है कि अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना किसने किया है। तो सन 1895 इसको भी आपके डब्ल्यू इस्माइल महोदय यानी एल्विन डब्ल्यू इस्माइल महोदय, ठीक है, ने ही किया है। और इन्होंने सन 1906 में आपके इस्माइल महोदय ने लेस्टर फ्रैंक वार्ड जो है 1841 और 1913 के साथ मिलकर जो है अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना किया है, ठीक है। अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की भी स्थापना की। ये सब प्रश्न है इसलिए मैं आप लोगों को विस्तार कर दे रहा हूँ। हमें ये भी प्रश्न बनता है ना कि अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना किसने किया है, तो आपके यही हैं आप जो है सोशियोलॉजिकल सोसाइटी यानी कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना ये आपके वार्ड ने ही की, आपके वार्ड महोदय ने ही जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में इस्माइल चुने गए थे और ये वहाँ के वार्ड उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने इसे जो आपको बता रहा हूँ लेस्टर फ्रैंक वार्ड और ये क्या कहते हैं इस्माइल महोदय मिलकर जो है दोनों लोगों ने ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किया है, ठीक है। एल्विन डब्ल्यू इस्माइल और ये वार्ड महोदय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17, ये प्रश्न नंबर 17 कह रहा है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के संस्थापक के रूप में, ये संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग का ऑप्शन है T.W. बेंजामिन, ऑप्शन ये कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है नेतान्याहू, ठीक है, नेतान्याहू कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है ई फ्रॉम एम होरखीमर, ऑप्शन डी कह रहा है मार्कन्ट्यूज, ठीक है, मार्क्यूज, ठीक, ऑप्शन डी मार्क्यूज है। T.W. बेंजामिन, ऑप्शन बी नेतान्याहू, ऑप्शन सी ई फ्रॉम एम होरखीमर, ऑप्शन डी है मार्क्यूज। तो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है यानी कि किसे माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी कि या फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जिसको कहते हैं, ये पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1923 में, ठीक है, सन 1923 में एक सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था आपका। और इस संस्थान ने सामाजिक जीवन के क्षेत्र में शोध कार्य को यानी कि काफ़ी वैचारिक रूप में प्रतिपादित किया और काफ़ी आगे बढ़ाया और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के नाम से ख्यात हुआ यानी विख्यात हुआ ये। और ये जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय था यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है, जो इसके मुख्य रूप से लोग थे वो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित लोग थे, जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर तत्कालीन जो विश्व के बदलते जो परिवेश थे उसकी व्याख्या किया और उसके बारे में इन्होंने विस्तारपूर्वक से बताया। और इस संप्रदाय के जो अग्रणी विचारक थे आपके किस संप्रदाय के, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के या फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो है कौन कौन से अग्रणी विचारक थे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस नाम को ये पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट जो है संप्रदाय से कौन संबंधित है, ठीक है। तो आपका नोट कर लिए T.W. बेंजामिन, ये हो ही गए, आप नोटे कर लिए हैं, इसका आंसर है। फिर अगले हैं आपके फ्रॉम महोदय हैं, फ्रॉम एम होरखीमर महोदय हैं, है ना। और अगले हर्बर्ट मार्क्यूज महोदय जो आपके हैं, नाम देख ही रहे हैं आप लोग, ये लोगों का इसमें विशेष रूप से योगदान रहा, ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के सोशियोलॉजी पे संस्थापक रूप जब किया गया उस समय इन्हीं लोगों का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे 17 नंबर। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 ये कह रहा है भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन का प्रारंभ
सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में किया गया। प्रश्न नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब, कि भारत में आपके समाजशास्त्र विषय की अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए कह रहा है कि कोलकाता विश्वविद्यालय में सन 1889 से। ऑप्शन बी कह रहा है बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 से। ऑप्शन सी कह रहा है पटना विश्वविद्यालय सन 1935 से। ऑप्शन डी कह रहा है चेन्नई विश्वविद्यालय सन 1885 से। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए ना कि भारत में समाजशास्त्र विषय की अध्ययन का प्रारंभ यानी कि अध्ययन की शुरुआत समाजशास्त्र का सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में किया गया, किस विश्वविद्यालय में किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय में किया गया, बम्बई विश्वविद्यालय में, कि पटना विश्वविद्यालय में, कि चेन्नई विश्वविद्यालय में। आप लोग बताइए किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो ऐसे प्रश्न जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर आप लोग दीजिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर आ भी गया। ऑप्शन बी है, ये क्या है, बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय के रूप में अध्ययन किया गया, अध्ययन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो क्योंकि आपके जो भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में किसके द्वारा, पैट्रिक गिडेंस, ये भी नोट कर लीजिए, पैट्रिक गिडेंस के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में शुरुआत हुआ। ये पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में। देखिए समाजशास्त्र प्रश्न बना ना, समाजशास्त्र विषय के अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले किस विद्यालय में किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में किसके नेतृत्व में समाजशास्त्र का जो है सबसे पहले अध्ययन शुरू किया गया। तो ये पैट्रिक गिडेंस महोदय के नेतृत्व में, ये आप नोट कर लीजिएगा, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और ये पूर्ण रूप से समाजशास्त्र विषय के एकल रूप में नहीं किया गया, ये भी जान दीजिए। ये अर्थशास्त्र विषय के साथ ऐच्छिक विषय के रूप में वहाँ पढ़ाया जाता था और बाद में इसको नागरिक शास्त्र के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, समाजशास्त्र को बम्बई विश्वविद्यालय में, ये आप ध्यान दीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या है। इसमें तो आपका पूरा हो गया, प्रश्न नंबर 18 समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ विशेष तो है नहीं जो आप लोगों के समझ में ना आया हो। आइए फ्रेंड्स, ये अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कहाँ रुक गया इस, ठीक है, आइए सही हो गया। फ्रेंड मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं ना, तो कभी कभार रुक जाता है, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। तो लेकिन प्रश्न नंबर क्या है, 19 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिये, यानी कि जिसको कहा जाता है GS घुरिये, यानी कि प्रोफेसर, ये क्या है, प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिये द्वारा भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना कहाँ पर किया गया। क्या है, भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना कहाँ पर किया गया, स्थान पूछा यानी कि। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता में 1950 में किया गया। ऑप्शन बी कह रहा पटना में 1951 में किया गया। ऑप्शन सी कह रहा जो है बम्बई में 1952 में किया गया। ऑप्शन डी कह रहा लखनऊ में 1953 में। और पहले बम्बई था ना, अब बम्बई तो जान ही रहे हैं क्या हो गया, बम्बई से बॉम्बे जो हो गया, मुंबई इस समय इसका नाम है, बॉम्बे नहीं मुंबई है आज के डेट में। पहले जब ये किया गया तो बम्बई था। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न बन जाए कि बम्बई का नाम चेंज करके कब मुंबई किया गया, किस सन में। ठीक है, तो अब इस समय वर्तमान मुंबई, मुझे सन तो नहीं ध्यान है, तो लेकिन कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 से। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या, बम्बई में जो है सन 1952 में, ये देखिए सन 1952 में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिये द्वारा भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना है मुंबई में सन 1952 में किया गया था। क्योंकि भारतीय समाजशास्त्र यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जिसको कहते हैं, ठीक है, समाजशास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की इंग्लिश हो जाएगी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किया, जहाँ से इन्होंने आपके घुरिये महोदय क्या कहते हैं, एक पत्रिका भी निकालते हैं, जो इसका नाम पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका जो है प्रकाशित करते हैं आपके। और
अधिकांश विद्वान जो है आपके घुरिये महोदय को भारतीय समाजशास्त्र का पिता इसीलिए मानते हैं। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? आपके गोविंद सदाशिव घुरिये को, ये नोट करके रखिएगा। और समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अगस्त काम्टे महोदय को। और आधुनिक समाजशास्त्र का पिता जो है मैक्स वेबर को किसने कहा है? तो किंग्सले डेविस महोदय जो हैं मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा। ये सब नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहता है। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। 19 नंबर, ये प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 20 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर BN सील के प्रयास से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई? ये प्रश्न नंबर 20 है, नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। यूपी वाले ध्यान दें, जो यूपी PGT और यूपी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और वगैरह का परीक्षा जिनकी लगी हुई है दे रहे हैं लेटेस्ट में। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में ये प्रोफेसर BN सील के प्रयास से किस विश्वविद्यालय यानी किस यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया गया था? तो आपका ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 बता रहा। ऑप्शन बी कह रहा कानपुर विश्वविद्यालय 1922। ऑप्शन सी कह रहा मेरठ विश्वविद्यालय 1947। ऑप्शन डी कह रहा आगरा विश्वविद्यालय 1937 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 का आंसर, तो इसका आंसर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए, आंसर इसका लखनऊ विश्वविद्यालय सन 1921 में जो है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रोफेसर BN सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया गया था। और ये जो आपके प्रोफेसर BN सील महोदय हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र की स्थापना जब हुई तो यहाँ राधा कमल मुखर्जी जो थे, राधा कमल मुखर्जी उस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और 1955 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किए गए थे। कौन? आपके राधा कमल मुखर्जी महोदय। ठीक है, और ये सब प्रश्न बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय का ये प्रथम विभागाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, 1955 में, ये भी ध्यान। और 1958 में ये रिटायर्ड हो गए थे। ठीक है आपके, तो इस प्रकार जो है लखनऊ में और संस्थाएं आपका जैसे JK इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की भी स्थापना किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि JK इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की स्थापना कहाँ किया गया? तो लखनऊ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 21 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 21, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 की दी माउथ ऑफ कास्ट। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दी माउथ ऑफ कास्ट, ठीक है, पुस्तक की रचना जातीय मिथकों के आधार पर किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया? क्या कह रहा प्रश्न नंबर 21 फ्रेंड्स? इससे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आप सभी के बीच क्लास में लेकर आया हूँ। दी माउथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक की रचना जातीय मिथकों के आधार पर किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है राधा कमल मुखर्जी महोदय, ऑप्शन बी श्यामाचरण दुबे महोदय, ऑप्शन सी नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय, ऑप्शन डी है GS घुरिये महोदय। तो इसका आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 का कि दी माउथ ऑफ कास्ट सिस्टम जो पुस्तक है जो जातीय मिथकों के आधार पर लिखी गई इस पुस्तक में, ठीक है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी क्या? नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय जो है इस पुस्तक की रचनाकार हैं। ठीक है, दी माउथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के, क्योंकि ये आपके जो है डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ये पटना विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय के, और सन 1953 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया गया था जो है इनके नेतृत्व में। और डॉक्टर प्रसाद जो हैं
ये कुलीनीकरण की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया। कुलीनीकरण की अवधारणा के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कुलीनीकरण की अवधारणा किसकी है, तो डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद की है। नोट करके रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और उसमें इन्होंने समाज में प्रचलित जो जातकीय मिथक है ना, जात के बारे में जो जातकीय मिथक जिसको माइथ्स भी कहते हैं, के आधार पर एक पुस्तक द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम, ये पुस्तक पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ परीक्षाओं में। द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसकी रचना है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। दी माउथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक जो है आपको मैं बता ही रहा हूँ कि ये नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय का है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 21। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 22 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 आप सभी के लिए, ये 22 प्रश्न आपका कह रहा है कि आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया। ये प्रश्न नंबर 22 यानी 22 नंबर प्रश्न कह रहा कि आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया, तो आपका ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन डी मैक्स वेबर महोदय। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फटाफट दीजिएगा। तो क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आंसर तो आप गलत कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट महोदय हैं, ये अगस्ट काम्ट महोदय हैं आपके, ठीक है, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, जो पिता हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कुछ बताने का बचा नहीं है, आप लोग ऐसे प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, अगर आप लोग पिछली क्लास अच्छे से देख रहे होंगे या देखे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, समाज एक जैविक अवयवी की तरह है। ऑप्शन बी कह रहा समाज मानव अवयवी की तरह है। ऑप्शन सी कह रहा समाज की इकाइयां अचर होती हैं, और ऑप्शन डी कह रहा आपका समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौमिक प्रकार का निष्पादन करती है। ठीक है, ये कह रहा आपका, तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर सही करेंगे, वरना इसका आंसर गलत कर देंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, समाज एक जैविक अवयव की तरह है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें तो कुछ बताने का है नहीं कि कुछ विस्तार किया। निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, समाज एक जैविक अवयव की तरह है, इसी पे ये बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 24 आपका कह रहा है कि समाज शास्त्र के विज्ञान को सामाजिक औचित्यकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा समाजशास्त्र के विज्ञान जो है, समाजशास्त्र के विज्ञान को समाज की स्थिति और समाज की गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है, तो ये प्रश्न तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर। ये सब प्रश्न पढ़ने के बाद ना आप लोगों को तो ऑप्शन देखने नहीं चाहिए, ऐसे आंसर बता देना चाहिए कौन किया है, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से तो आप लोग ऑप्शन जान लीजिए। तो आपका ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी अगस्ट काम्ट महोदय। तो ऑप्शन डी स्थिति और गतिकी की बात कौन कहते हैं, आपके अगस्ट काम्ट महोदय कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये सब जो है सिंपल साधारण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न गलत मत कीजिएगा। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, सिलेबस कवर करके पढ़े होंगे ना, तो ये सब प्रश्न आपको जो है अनेकों बार मिले होंगे। ठीक है, और आप लोग जो अगस्ट काम्ट महोदय को पढ़े ही होंगे अच्छे से, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर बन जाए ना तो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अगर अगस्ट काम्ट महोदय से जो भी आपके सिलेबस में है थिंकर, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बल्कि प्रश्न गलत तब होना चाहिए जो प्रश्न काफ़ी गहराई से घुसकर पूछ लेता है और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है। कभी कभार ना सिलेबस से सटे हुए लोग, मतलब जो आपके होते हैं सिलेबस से सटे हुए थिंकर होते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 25। ये 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है
और गति का सहवर्ती हास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित क्या कह रहा है, सुसंगत एक रूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। ठीक है, सुसंगत विषमता, ये सुसंगत नहीं सुसंगत हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो है सुसंगत हो जाएगा। ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, गलत मिस्टेक लिखा गया है, सुसंगत, थोड़ा इस पर लिखते भी नहीं बनता ना, ये डिस्प्ले पे आप लोग नोट करें, सुसंगत। ठीक है, तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती हास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से एक जो है अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। तो आपका ऑप्शन ए विकास कह रहा, ऑप्शन बी उद्विकास कह रहा, ऑप्शन सी वृद्धि कह रहा, ऑप्शन डी प्रगति कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर उद्विकास हो जाएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी उद्विकास। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा, प्रश्न के अनुसार है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती हास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। तो ये उद्विकास के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर आपका ये आ गया 26 नंबर, नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। 26 आपका कह रहा है कि अगस्ट काम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा। कौन कौन से कह रहे हैं ये, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय, धर्मशास्त्रीय, निम्नलिखित का सही क्रम चुने। अच्छा, तो ये कह रहा है निम्नलिखित का सही क्रम चुने, तो इसमें से आपका सही क्रम चुनना है। अगस्ट काम्ट के अनुसार पूछ रहा, मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा, जो प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय, धर्मशास्त्रीय, तो इन्हीं का जो है निम्नलिखित का सही क्रम चुने। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा ना पहले क्रम में धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय, और अगला कह रहा प्रत्यक्षात्मक है, बी कह रहा तत्वमीमांसीय है, धर्मशास्त्रीय, प्रत्यक्षात्मक है, सी कह रहा धर्मशास्त्रीय, प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय है, डी कह रहा प्रत्यक्षात्मक है, धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय है। तो ये प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगस्ट काम्ट महोदय के बारे में तो विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जान ही रहे हैं, आपका धर्मशास्त्रीय और तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बहुत बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग इस जो है अगस्ट काम्ट महोदय को तो बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और जहाँ ज़रूरी होगा मैं आप लोगों को बिना कहे फ्रेंड्स बता दूंगा, विस्तार कर दूंगा उसका। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये कह रहा है आपका 27 प्रश्न, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, क्या है वह। ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी सामाजिक विघटन। तो क्या हो जाएगा इसका अंदर आंसर, आप लोग बताइए फटाफट। समाजशास्त्र एक विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, क्या है वह बताइए 27 का आंसर आप लोग। तो आपका आंसर सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। इसका सामाजिक प्रक्रिया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया की बात आपके काम्ट महोदय बार बार किए हैं, सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक क्रिया के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जा रहा है। प्रश्न नंबर ये 28 प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा जो है निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। प्रश्न नंबर ये 20 नोट करिए, कह रहा निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है, ना कि है। ठीक है, यानी कि 3 इसमें हैं क्या, स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता, केवल एक नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है जॉर्ज सिमेल महोदय, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खी महोदय, ऑप्शन डी वान वीज महोदय। तो कौन नहीं है इसमें से, आप लोग बताइए 28 नंबर का। तो आपके जो ऑप्शन सी हो जाएंगे ये इमाइल दुर्खी महोदय, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खी महोदय ये नहीं है। ठीक है, बाकी आपके ये मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, वानवीज ये तीनों स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता हैं। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी के इस समझ में आ रहा प्रश्न।
अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल जो नए लोग हैं आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है इसी तरह आप लोग प्यार और सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। अगर आप लोग प्यार और सहयोग बनाए रखे हैं तो ही मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूं। आप लोग अगर प्यार और सहयोग नहीं करेंगे तो फिर क्लास लाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 29 कह रहा समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता इसमें पाई जाती है। कह रहा ऑप्शन बी परिमाणात्मक, ऑप्शन सी करा कार्य विधिकीय, ऑप्शन डी करा गुणात्मक। ठीक है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, कि परिमाणात्मक पाई जाता है, कि ऑप्शन सी करा कार्य विधिकीय पाया जाता है, कि ऑप्शन डी करा गुणात्मक पाया जाता है। तो इसका आंसर 29 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर इसमें वस्तुनिष्ठता उन्मेषित पाया जाता है आपका, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यानी कि ये वास्तविकता पे रहता है, ना कि कल्पनाशील और कल्पना पे। ठीक है, ये तो आपका इसका ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता उन्मेष हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। प्रश्न नंबर 30 आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। तो आपका ऑप्शन ए करा पार्क महोदय, ऑप्शन बी करा वार्ड महोदय, ऑप्शन सी करा कांट महोदय, ऑप्शन सी डी करा पार्सन्स यानी टालकट पार्सन्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्ड महोदय हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी और पेन लेके बैठे ही होंगे और चीज़ों को नोट करते चल रहे होंगे, क्योंकि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा आपके वार्ड महोदय द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 31 ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 ये कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहा। ठीक है, जो आपका ये नया विषय कह रहा है निम्नलिखित में से नए विषय सामाजिक भौतिकी के लिए उद्भव के लिए उत्तरदायी रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करा फ्रांस की औद्योगिक क्रांति उत्तरदायी रहा है, ऑप्शन बी करा स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन सी करा धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन डी करा मारपीट का होना। तो मारपीट का होना तो हो ही नहीं सकता, आप लोग कॉमन सेंस लगा के प्रश्न जान जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांस की औद्योगिक क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करेंगे नहीं, मुझे पता है। प्रश्न नंबर 31 का आंसर देखिए, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहा फ्रांस की औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये देखिए अगला क्या देखें, आपका आज 31 प्रश्नों की ही जो है ये क्लास थी। आपका 31 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वो ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत जो है आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। थैंक यू फॉर watching।